एक्सपर्ट आ चुके हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या बातें हो रही हैं सर? अच्छा साइकत, मुझे पता है तुम लोग सुन रहे हो। तुम लोग सुन रहे हो। क्लास अभी स्टार्ट हुई है, यस। सब सुन रहे थे तुम लोग। मैं चेक कर रहा था कि कौन कौन दूसरों की बातें बिना परमिशन के सुनता है। जो लोग बिना परमिशन के सुनते हैं, देखो उसको क्या बोलते हैं। वकार जीशन कह रहे हैं कि आज सर सबकी क्लास लेंगे। तुम लोग बुराई कर रहे हो, इसलिए सबकी क्लास लगेगी आज। देखो एक वर्ड है, कभी कभी वन वर्ड में पूछता है, ईव्स ड्रॉपर। ईव्स ड्रॉपर वो बंदा होता है वन हु लिसन्स टू समबडीज प्राइवेट कॉन्वर्सेशन विदाउट कंसेंट एंड परमिशन, उसको बोलते हैं ईव्स ड्रॉपर। वीडियो नॉट वर्किंग। ये लोग 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, अलर्ट हैं, मिलेनिया के बच्चे हैं। अच्छा देखो वर्ब क्या होता है, ईव्स ड्रॉप। ये एक वर्ब है। किसी के प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को सुनना बोलते हैं ईव्स ड्रॉप। अच्छा लास्ट में क्या पढ़ाया जा रहा था, जरा लिखो। लास्ट में क्या पढ़ाया था, लिखो उसको। नोट सारे मिल चुके हैं। मेरे ख्याल से वीडियो काम नहीं कर रही है, बिकॉज नो बडी इज रिस्पॉन्डिंग। कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हिमांशु बोल रहा है प्रोनाउन के ही नहीं मिले। बाकी कंजंक्शन वगैरह हो चुका है। कंजंक्शन, आर्टिकल, एडजेक्टिव और एडवर्ब। हाँ। ठीक ठीक ठीक। अ, जो प्रोनाउन में हल्का सा रह गया था, आज मैं वो कन्वर्ट। भाई। हेलो। अच्छा। प्रोनाउन में जो हल्का सा बचा हुआ था, ठीक है मोहित स्टार्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम। अब कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ। अ, मेरी आवाज एको आ रही है। आवाज मुझे खुद को आ रही है। विश्वनी पांडे बोल रहे हैं कि किसी भी टॉपिक के नोट्स नहीं मिले नाउन प्रोनाउन। रुक जाओ, मैं सारा। अ, सुप्रकाश रॉय बोल रहे हैं एडमिन वी आर नॉट जेंटलमैन अकॉर्डिंग टू विजय सर। अच्छा मैंने सारे नोट्स अपलोड करने के लिए बोल दिए हैं। हम्म। नहीं ठीक है, आज कोई किसी को भी डांट नहीं पड़ेगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट एक बार देखिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं।
जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वो खुद को हर्ट कर लेता है। सब्जेक्ट ने वर्ब के थ्रू खुद के ऊपर एक्शन किया, यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम, और इसी को कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं पहले मैं एक डिस्कस करूंगा, फिर कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आप देखोगे अगर मैं कुछ वर्ड्स लिखता जा रहा हूं, कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं कुमार कुश का 22 का वीडियो नहीं चल रहा है, मेरा वो वाला क्लास मिस हो गया था, प्लीज डू समथिंग। अच्छा कुमार, डू नॉट वरी, एक बार फिर से ये मैसेज लिख देना। कुमार, कुमार कुश, वो मैसेज फिर से लिख देना। शिवम तिवारी कह रहा है सर जी जो नोट्स अवेलेबल कराएंगे अच्छी राइटिंग में हो। हाँ, वाल्मीकि जी को फोन करूंगा, वो बढ़िया लिखेंगे। शिवम क्या, इतना बढ़िया हैंड राइटिंग तेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। शिवम तिवारी एक इंजीनियर है, और इंजीनियर बताओ हैंड राइटिंग नहीं समझ पा रहा है, ये गलत बात। शिवम तिवारी एक इंजीनियर है, बहुत बड़े इंजीनियर हैं ये, हैंड राइटिंग ही समझ नहीं पाता है। अच्छा बताओ, यहाँ 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ये बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फिर डिटेल में बात करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मेरा भी सेम क्लास वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, वीडियो नंबर 22 कुछ लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, मैं बोल दूंगा ब्रेक में, परेशान मत होइए, मैं बोल दूंगा, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए। अच्छा पहले यहां ध्यान दो यहां यहां 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता दूंगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट जरूर समझना। यहां 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि तीनों के तीनों सही हैं, साइकत कह रहे हैं ऑल आर करेक्ट सर। देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और क्राइंग क्या है, मेन वर्ब। और इस स्टेटमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। मेरे पास सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब है, ही इज क्राइंग, इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। ही इज प्लेइंग, ये सब्जेक्ट रहा, ये आपका मेन वर्ब रहा, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन लुक एट नंबर 3, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल टू योर एग्जामिनेशन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड वाले में देर आर सर्टन वर्ब्स, कुछ एक वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। मैं देखो, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है विच इज फाइन, और एंजॉइंग आपकी मेन वर्ब है। और एंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पे इस स्टेटमेंट में हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अप्लाई करना होगा। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, इन्हीं दोनों में से। और एंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, इसलिए बहुत बार राइटिंग में नोट्स हेयर लूजिंग स्टूडेंट लर्निंग समझ में नहीं आता। अच्छा, ही इज एंजॉइंग, अब मैंने बोला एंजॉय एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पे आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अप्लाई करोगे। सेंटेंस नंबर 3 आपका गलत हो जाता है, इसको सही करके आप क्या लिखेंगे, ही इज एंजॉइंग हिमसेल्फ। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अगेन अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज फाइन। ये आपका वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और ये आपका सही स्टेटमेंट होगा।
तो कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है? जस्ट इन केस अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सप्लाई करोगे। अब वर्ब्स की लिस्ट में लिख रहा हूं, अभी मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं इसी पे बेस्ड। बिकॉज मैं लिख रहा हूं सीधे, कैमरा ऐसे है तो आ रहा है ऐसे। सुधीर कुमार वीडियो नहीं चल रही है। हाँ हाँ हाँ। किसी ने देम सेल्फ लिखा है? नहीं। 1 2 3 4 5 6, एक बार कॉन्सेप्ट समझिए, फिर मैं सारे वर्ब्स बताऊंगा किसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होना जरूरी है। सुप्रकाश रे says question number 2 3 4 5 right। 2 3 no no I'm sorry सुप्रकाश रे, वो गलत है। अभी बस मैंने एक वर्ब लिखी है। देखिए ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन। अगर पहला स्टेटमेंट देखूं द चिल्ड्रन, ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये एक वर्ब हो गई। अब यहां पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। इसको सही करने के लिए अभी किसी ने लिखा था देम सेल्फ, देखो देम सेल्फ होता ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि दे आपका क्या होता है प्लूरल चिल्ड्रन के हिसाब से, देम सेल्फ होता ही नहीं है, क्या होगा देम सेल्व्स। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो। पहला वाला गलत था, द चिल्ड्रन एंजॉयड देमसेल्व्स। वीडियो नंबर 22 नहीं चल रही है, बच्चे बोल रहे हैं। आप बैठिए सर, आप बैठिए। हिमांशु जी वीडियो नंबर 22 कुछ बच्चों का नहीं चल रहा है। 22, हाँ कुछ एक दो बच्चों ने बोला उनका सर मैं मिस हो गया था, वीडियो नंबर 22 नहीं चल रही है। हाँ हाँ कोई नहीं, ठीक है ठीक है। तो घबराइए नहीं, वीडियो नंबर 22 के लिए बोल दिया गया है। अच्छा तो पहले वाले में ऑब्जेक्ट नहीं था। लुक एट नंबर 2, इट सेज द चिल्ड्रन एंजॉयड दी पार्टी। मैंने देखा कि सब्जेक्ट भी है, एंजॉय एक वर्ब है। व्हाट डिड द चिल्ड्रन एंजॉय, वर्ब के बाद द पार्टी ऑब्जेक्ट मौजूद है। जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन, द पार्टी एक नाउन है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्हाट डिड द चिल्ड्रन एंजॉय, बच्चों ने क्या एंजॉय किया, पार्टी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इस वाले स्टेटमेंट में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें ऑब्जेक्ट का पता चलता है क्या, अगर मैं बोलूं द चिल्ड्रन एंजॉयड द पार्टी, द चिल्ड्रन एंजॉयड द फूड, द चिल्ड्रन एंजॉयड द वाइन, द चिल्ड्रन एंजॉयड द बियर,
ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इसलिए वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यस और नो? रीजनिंग 16 का लास्ट क्लास नहीं है एडमिन प्लीज। ओके हाँ ठीक। नंबर 3 पे आओ। द चिल्ड्रन एंजॉयड। अब देखो, एंजॉयड एक वर्ब है, वर्ब के बाद देखो एट आ गई प्रेपोजिशन, ये आ गई प्रेपोजिशन। द पार्टी ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है, लेकिन ये जो द पार्टी ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। लेकिन रूल कहता है कि एंजॉय के एग्जैक्टली बाद एक नाउन आना चाहिए। एट एक प्रेपोजिशन है, एट एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता, इसलिए नंबर 3 में एंजॉयड के एग्जैक्टली बाद एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट मिसिंग है, द पार्टी तो है लेकिन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एंजॉयड के एग्जैक्टली बाद कोई यहां पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। एट तो है, एट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन या तो प्रोनाउन। एट एक प्रेपोजिशन है, इसलिए यहां पे हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अप्लाई करेंगे और स्टेटमेंट को सही करके लिखेंगे। द चिल्ड्रन एंजॉयड themselves। ध्यान रखना, ये themselves होगा, themself नहीं होगा। एक दो लोगों ने themself लिखा था, themself नहीं होता है, themselves at the party। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नंबर 3। चलिए कम टू नंबर 4। बताइए ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है कि नहीं नंबर 4 में? देखो बच्चों, मोनू सब्जेक्ट हो गया, एंजॉयड एक वर्ब हो गई। बच्चों ने क्या एंजॉय किया? व्हाट डिड दे एंजॉय? आंसर मिला द पिकनिक। द पिकनिक ऑब्जेक्ट है किसका? एंजॉयड वर्ब का। जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने कहा कि जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। Monu enjoyed the party, Monu enjoyed the food, Monu enjoyed the movie, Monu enjoyed the picnic, the show, everything is fine। साइकत पूछ रहे हैं इन द पार्टी हो सकता है। देखिए साइकत, चलिए प्रेपोजिशन में हम एट द पार्टी क्यों बोलते हैं? जब भी कोई पब्लिक प्लेस होता है ध्यान देना, जब भी कोई पब्लिक प्लेस होता है तो हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पब्लिक प्लेस और पर्पस डिफाइंड हो तो एट का यूज होता है। जैसे पब्लिक प्लेस हो गया, ही स्टडीज एट ए स्कूल, ही स्टडीज एट अ यूनिवर्सिटी, ही इज स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड, एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेड लाइट। कोई भी पब्लिक प्लेस होती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एट का। जैसे कोई मूवी है, अभी संजू मूवी रिलीज हुई थी तो मैंने कहा संजू इज प्लेइंग एट द सिनेमा थिएटर। एट बोलोगे, कोई भी पब्लिक पर्पस के लिए अगर यूज होता है तो वहां पे हम एट को कंसिडर करते हैं। तो एट द पार्टी बिल्कुल सही है। कुछ लोग ग्वालियर बुला रहे हैं। शिल्पी पाराचर वांट्स मी टू कम टू ग्वालियर। ग्वालियर बहुत पहले मैं गया था, सिंधिया स्कूल है वहां पे। चलिए कम टू नंबर 5। शिवम तिवारी वो है जिनको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है। अब लिखा है शिवम तिवारी एंजॉयड ड्यूरिंग द पिकनिक। अब बताओ नंबर 5, शिवम तिवारी ने पिकनिक के दौरान एंजॉय किया। शिवम तिवारी सब्जेक्ट हो गया, एंजॉयड वर्ब हो गई। क्या एंजॉयड की एग्जैक्टली बात द पिकनिक है कि बीच में ड्यूरिंग है? बीच में देखो ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन होता है के दौरान। के दौरान, ड्यूरिंग एक लॉन्गर ड्यूरेशन को डिनोट करता है। हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई लॉन्गर ड्यूरेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 तारीख से 16 तारीख तक आपकी छुट्टियां थी तो इसको बोलोगे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। जो लॉन्गर ड्यूरेशन होता है उसके लिए बोलते हैं ड्यूरिंग। तो पिकनिक के दौरान शिवम तिवारी ने एंजॉय किया। ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है। क्या एंजॉय की एग्जैक्टली बात कोई ऑब्जेक्ट आ रही है? देखिए एंजॉय की एग्जैक्टली बात कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है। इसलिए इस स्टेटमेंट को सही करके मैं कैसे लिखूंगा? शिवम तिवारी, उनके लिए क्या आएगा बताइए? शिवम तिवारी है, सिंगुलर है
शिवम तिवारी क्या है? सिंगुलर। अब ये नहीं कि शिवम तिवारी मैरिड है तो यहां पे देमसेल्व्स कर दोगे। शिवम तिवारी सिंगुलर है, उसके हिसाब से क्या आना चाहिए? हिमसेल्फ। हिमसेल्फ ड्यूरिंग द पिकनिक। जो द पिकनिक है ये ऑब्जेक्ट है किसका? ड्यूरिंग इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एंजॉय का एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट नहीं है। अब शिवम तिवारी मुझे अयोध्या फैजाबाद में पैरामाउंट ओपन के कभी पढ़ाने आइए सर जी। वेरी गुड। अच्छा, चलो नंबर 6 पे आ जाओ। कालू सिंह एंजॉयड वेरी मच। कालू सिंह आपके सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सही। एंजॉयड आपकी वर्ब हो गई। ये जो वेरी मच है ये व्हाट का आंसर नहीं है। कालू सिंह ने क्या एंजॉय किया? आंसर मिला व्हाट। हुम डिड ही एंजॉय? नो आंसर। ये जो वेरी मच है कितना, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये एडवर्ब है। और एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है, इसलिए इस सेंटेंस को सही कर कर वेरी मच एक एडवर्ब है और एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, और सही स्टेटमेंट होगा हिमसेल्फ वेरी मच। अरे हिमांशु, हिमांशु जी एक बार देखना ये स्क्रीन मेरे से कुछ हिल गया। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, अभी बता रहा हूं कौन से वर्ड्स हैं जिनमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, बिल्कुल बता रहा हूं। नैन्सी एंजॉयड द पार्टी, द सिस्टर ऑफ मनीष। अगर एंजॉयड के बाद द पार्टी आ गया बिल्कुल सही है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? एक और वर्ड जो एग्जाम्स में कई बार रिपीट होता है, लिखिए। हिमांशु लिख रहे हैं नैन्सी एंजॉयड पार्टी, द सिस्टर ऑफ मनीष है। अवेल का मतलब होता है, देखो अगर ये एक वर्ब होती तो इसका मतलब होता है, दो तीन चीजें इसमें ध्यान रखना। अवेल अगर एक वर्ब है तो अवेल का मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, टू मेक यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज का फायदा उठाना या लाभ उठाना, किसी चीज का फायदा उठाना। वेरी गुड। अवेल एक ऐसी वर्ब है, हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना। यू देखिए आपकी सब्जेक्ट हो गई, अवेल यहाँ पे मेन वर्ब है, और अवेल के बाद देखिए पहली चीज तो ऑफ प्रेपोजिशन बिल्कुल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ प्रेपोजिशन बिल्कुल रहेगा, लेकिन अवेल के एग्जैक्टली बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी है। ये बिल्कुल अलग बिहेव करता है, इसको आप सही करके लिखोगे, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द फैसिलिटीज।
अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे योर सेल्फ आएगा कि योर सेल्फ आएगा? कैन समबडी टेल मी यहाँ पे कौन सा सही है, योर सेल्फ या योर सेल्फ, कौन सा आना चाहिए बताइए? नैन्सी इज द चाइल्डहुड नेम ऑफ हेलन केलर। हेलन केलर। योर सेल्फ आएगा कि योर सेल्फ जाएगा? विच वन इज राइट, योर सेल्फ की योर सेल्फ? हिमांशु बोल रहे हैं योर सेल्फ, साइकत बोल रहे हैं योर सेल्फ, कुमार कुश बोल रहे हैं योर सेल्फ। नहीं, अभी तक सब लोग गलत बोल रहे हैं। योर सेल्फ आएगा कि योर सेल्फ जाएगा? के बाद दोनों सही है, वेरी गुड। देखिए, साइकत बोल रहे हैं यू इज सिंगुलर। देखिए, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, बट बोथ आर करेक्ट, दोनों के दोनों सही हैं। अगर एक बंदे को बोल रहा हूं तो बोलूंगा यू शुड अवेल योर सेल्फ, अगर मैं सबको बोल रहा हूं तो बोलूंगा यू शुड अवेल योर सेल्फ। सही आपके दोनों है, डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। एक बंद, अब भाई राइटर ने जो भी लिख दिया दोनों सही है। अगर राइटर ने लिखा यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द फैसिलिटीज, तो राइटर एक बंदे की बात करता है। लेकिन अगर राइटर ने लिखा, एग्जामिनर ने, यू शुड अवेल योर सेल्व्स, तो वो भी सही है। सही दोनों है, केवल कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। क्लियर है? दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। अब मैं एक स्टेटमेंट दूंगा और इसको आप इंप्रूव करके लिखिए। दो तीन चीजों का ख्याल रखिएगा। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, और देखो आता है कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, या आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अभी पता चल जाएगा आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। चलिए इस स्टेटमेंट को इंप्रूव करके लिखिए। इस स्टेटमेंट को इंप्रूव करके लिखिए। मैं लिख देता हूं, सारे स्टेटमेंट्स लिख देता हूं, आपने बताना है कौन सा सही है। One, two, three, four, five. Which one is right and which one is wrong? Hmm.
मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। हिमांशु, वकार, रिश्वांकी। शिवम तिवारी को नंबर चाहिए। साइकत बोल रहे हैं सेकंड। देखो अवेल दो तीन साइकत बोल रहे हैं सेकंड एंड 5 नो। नंबर 3 करेक्ट है, नहीं बिल्कुल गलत। देखो अवेल के बाद पहली चीज अगर ये वर्ब है तो पहली चीज तो प्रेपोजिशन ऑफ का आना जरूरी है, ये गलत हो गया। ही मैंने अवेल्ड लिखा, वर्ब लिखा, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लिखा, लेकिन उसके देखो मैंने क्या प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया, नहीं ये भी गलत हो गया। ही अवेल्ड वर्ब है, प्रेपोजिशन ऑफ लिखा लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिखा, इसलिए ये भी गलत हो गया क्योंकि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट का काम करता ही नहीं। फिर मैंने लिखा ही अवेल्ड हिमसेल्फ, मैंने ऑफ ओ डबल एफ लिख दिया जो कि गलत है क्योंकि अवेल वर्ब होता है तो प्रेपोजिशन ओ एफ आती है, ओ डबल एफ नहीं आती है। नंबर 5 बिल्कुल सही है। देखिए अवेल्ड है वर्ब, दिस इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, कोई दिक्कत नहीं और ये बिल्कुल सही है। नंबर 5 नहीं, अगर लास्ट में हिमसेल्फ लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। लास्ट में हिमसेल्फ लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि रूल कहता है अवेल की एग्जैक्टली बाद ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, गो अवे या यू गो अवे? Availed myself of the casual leave, that is fine. Mr. Ray, that is fine. Sir, I availed myself of the casual leave, that is fine. I availed myself of the casual leave. Himanshu says both go away or you go away. Which one is correct? See, both are correct. जो इंपरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें सब्जेक्ट यू हिडन रहता है, बिल्कुल सही। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इफ आई से get lost, you comma get lost both mean the same. Switch on the fan, you comma switch on the fan, both are correct, there is no difference. If you want to emphasize, हम subject you hidden रहते हैं और दोनों में कोई difference नहीं है, दोनों में कोई difference नहीं है, both are correct. अब कभी कभी देखिए, अब एक क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर वो verbs की मैं लिस्ट लिख दूंगा। इंपरेटिव सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, गो अवे, सिट हियर, क्लोज द डोर, स्विच ऑन द फैन, दे स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू नॉट वरी मोहित, वो मैं बता रहा हूं। मोहित पूछ रहे हैं कि सर 8 to 10 वर्ड्स मेंशन है बुक में, हाउ टू रिमेंबर दम, मैं बता रहा हूं, एक बार इस पे ध्यान दीजिए, वो सब लिस्ट मैं एक ही साथ लिख दूंगा। साइकत पूछ रहे हैं शट अप और यू शट अप, दोनों सेम है साइकत, शट अप और यू शट अप, आप मुझे तो नहीं बोल रहे हैं।
अगर मुझे बोल रहा है तो साइकत मैं बदला लूंगा। मैं करण नहीं हूं, बता रहा हूं। करण नहीं हूं मैं, अपना वादे से पीछे जा सकता हूं। आई एम नॉट करण, आई एम नॉट दी वॉरियर। अच्छा बताओ क्या गलती है? पुट यू इन माई पोजिशन एंड सी द वर्ल्ड थ्रू माई लेंसेज। व्हाट इज द मिस्टेक हियर? वेरी गुड, रिशवांकी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वो जो पुट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो ये जो पुट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहां पे जो यू है उसको मैंने हाइड कर दिया। मैं चाहता तो बोल सकता था यू पुट, लेकिन यू हिडन रहता है, ये तो हिडन रहता है। तो बेसिकली यहां पे यू पुट यू तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? पुट योर सेल्फ। पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन एंड सी द वर्ल्ड थ्रू माई लेंसेज। वेरी गुड, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल एक और लिखो। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा देखे मैंने क्या बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अगर देखो, अगर मैंने कहा हेल्प देम, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब ही क्या होता है? यू हेल्प देम, ठीक है। यू कॉमा हेल्प देम, जो यू रहता है वो हिडन रहता है हिमांशु। यू हिडन रहता है। जब यू हिडन है, आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यू के बाद कॉमा लिखना। हेल्प देम, यू हेल्प देम, यहां वर्ब कोई और है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे कहना है कि खुद की मदद करो, तो क्या मैं हेल्प यू बोलूंगा या हेल्प योर सेल्फ बोलूंगा? कौन सा सही है? हेल्प योर सेल्फ, खुद की मदद करो। हेल्प यू, यू हेल्प यू हेल्प योर सेल्फ, तो ये सही है। वही सेम रूल यहां अप्लाई हुआ है। मैं बोलूं खुद की मदद करो तो मैं क्या बोलूंगा? जब तक मैं बोलूंगा हेल्प देम, हेल्प हर, हेल्प राम, बिल्कुल सही है। लेकिन हेल्प यू नहीं बोलूंगा, खुद की मदद करो। यू हेल्प यू या यू हेल्प योर सेल्फ, कौन सा सही है? यू हेल्प योर सेल्फ, वही सेम चीज। एक और क्वेश्चन लिखा है, इवेल्युएट यू बिफोर टेकिंग एनी एग्जामिनेशन। वेरी गुड, लक्ष्मी अधिकारी, नीलेश कुमार, हिमांशु, सुप्रकाश, रे, वेरी गुड। तो यहां पे बताओ इवेल्युएट, मैंने यू को हाइड कर दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू हिडन रहता है। यू हिडन है तो यहां पे बताओ क्या आएगा? योर सेल्फ। वेरी गुड लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, एकदम सही जवाब। वेरी गुड। अच्छा मोहित जी पूछ रहे थे, मोहित वाज आस्किंग कि सर कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनमें ये फॉलो होता है? लिखो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नोट्स नहीं है आप लोगों के पास? यस और नो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले नोट्स हैं कि नहीं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले नोट्स आपको मिले हैं कि नहीं? टुडे चंदन इज मिसिंग। हाँ चंदन आज, हाँ चंदन मिसिंग है। चंदन मिसिंग, हाँ चंदन क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हैं। अरे तो टुडे इज सैटरडे, सैटरडे इज अ वेरी फायरी डे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नोट्स नहीं मिले? अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से रिलेटिव प्रोनाउन वाला भी पूरा नहीं था, वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। हम्म, मैं आपको सारे नोट्स भिजवा रहा हूं। कंजंक्शन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारे नोट्स आएंगे। नॉट येट सर, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा अब उन वर्ब्स की लिस्ट हम पढ़ते हैं जिनमें ये रूल फॉलो होता है। उसमें मैं आपको बोल दूंगा, देखो एक अवेल वाला रिपीट होता है और एक एंजॉय वाला मैंने डिस्कस कर दिया। और कौन कौन से वर्ब्स हैं? बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। साइकत हो जाएगा इट बीइंग वेरी डार्क, इट बीइंग वेरी डार्क, इट बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। इट बीइंग वेरी डार्क। चलिए अभी
कुछ पे मैंने स्टार लगाया, विल डिस्कस अभी थोड़ी देर में, जिस पे मैंने स्टार लगाया। साइकत, इट बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। ये पार्टिसिपल का क्वेश्चन है। मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं। देखो प्राइड के ऊपर स्टार लगा, ये वाला बहुत, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइड देखो, एक एब्सेंट वाला भी देखो कई बार आया हुआ है, रिजाइन वाला भी कभी कभी आता है। आई विल डिस्कस। हाँ देखो, प्राइड अगर वर्ब है, इफ इट इज अ वर्ब, यहां पे ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल बी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोनू है, मोनू प्राइड्स इन बीइंग एन इंजीनियर। देखो प्राइड एक वर्ब है, इसके बाद अगर ये वर्ब का काम करेगा तो इसके एग्जैक्टली बाद प्रेपोजिशन इन नहीं आएगी। इसको सही करके मैं लिखूंगा मोनू प्राइड्स हिमसेल्फ। यहां पे इन नहीं, प्रेपोजिशन ऑन होगा। यहां पे ऑन प्रेपोजिशन है, ध्यान रखना प्रेपोजिशन का। प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन बीइंग एन इंजीनियर। अगर ये एक वर्ब है तो वर्ब के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होना जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन प्राइड कभी कभी नाउन का भी काम करेगा। जब नाउन का काम करेगा तो ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल नॉट बी यूज्ड। तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। जैसे यही सेम एग्जांपल मैंने लिखा, मोनू टेक्स प्राइड इन बीइंग एन इंजीनियर। देखो प्रेपोजिशन चेंज हो गई। यहां देखिए मोनू आपका सब्जेक्ट है, नीचे वर्ब है। प्राइड यहां पे नाउन का काम कर रहा है, वर्ब नहीं है, और यहां पे प्रेपोजिशन इन आएगी, ध्यान रखना। और ये सही है, यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होगा। प्राइड वाला थोड़ा कम पूछता है, टू बी ऑनेस्ट। प्राइड वाला थोड़ा कम, हम ये वर्ब्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ये डिपेंड करेगा वर्ब के ऊपर, प्लस इट विल डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। रिमेंबर वन थिंग, प्राइड मीन्स गर्व करना। अगर वर्ब की तरह यूज होगा तो इट विल टेक अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई से प्राइड अगर वर्ब है, गर्व करना, इट विल टेक अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब वर्ब है तो देखो प्रेपोजिशन कौन सी इस्तेमाल की है, ऑन। मोनू मान लीजिए इंजीनियर है और मोनू को बहुत गर्व है अपने इंजीनियर होने पर, इंजीनियर होने का बहुत ज्यादा गर्व है। सो माई स्टेटमेंट विल बी मोनू प्राइड्स, प्राइड्स वर्ब है, ऑन बीइंग एन इंडियन। अगर वर्ब है तो प्रेपोजिशन ऑन आएगी, लेकिन वर्ब है तो इट विल टेक अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मैं बोलोगे मोनू प्राइड्स हिमसेल्फ बीइंग ऑन बीइंग एन इंजीनियर, तब वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जैसे अभी शिवम तिवारी अभी रिसेंटली ही गॉट मैरिड, अभी रिसेंटली उनका एंगेजमेंट हुआ है, जैसा उन्होंने मैसेजेस के थ्रू बताया। और यहाँ पे ऑनलाइन मुझसे नंबर मांग रहे हैं, जबकि मेरा नंबर ऑलरेडी उनके पास है। उन्होंने मुझे बताया कि सर हाल ही में मेरी एंगेजमेंट हुई है, जैसे मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। तो अब देखिए मोनू अपने एंगेज्ड होने पर गर्व करते हैं, तो स्टेटमेंट क्या होगा, शिवम प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन गेटिंग एंगेज्ड। अगर वर्ब है, वर्ब है तो वहां पे क्या आएगा, अगर वर्ब है तो क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। शिवम तिवारी प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन गेटिंग एंगेज्ड। वकार जीशन बोल रहे हैं विजय सर इज प्राइड ऑफ हिमसेल्फ। नहीं, अगर प्राउड बोलोगे तो ये बोलोगे ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, वो अलग हो जाएगा। ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ बिल्कुल सही है। ही इज प्राउड, प्राउड वहां एडजेक्टिव का काम करने लगेगा। ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ बिल्कुल सही है, वहां पे प्राउड एडजेक्टिव है। आई एम प्राउड ऑफ यू, ही इज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड, ही इज एनी फादर इज प्राउड ऑफ हिज सन।
आप ऐसे स्टेटमेंट बोल सकते हो। लेकिन वही प्राइड अगर नाउन है, गर्व, तब ध्यान रखना, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं लगेगा। और मैं लिखूंगा मोनू टेक्स प्राइड। देखो, मोनू हो गया सब्जेक्ट, टेक्स हो गई वर्ब, और प्राइड हो गई नाउन। जब ये हो गया नाउन तो प्रेपोजिशन इन आएगा, और यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सप्लाई नहीं करूंगा। एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आते हैं प्राइड एज अ वर्ब पूछेगा। प्राइड वाला ऑनेस्टली कम आता है। ज्यादा रिपीट होने वालों में से एक एंजॉय है, दूसरा अवेल है। एब्सेंट इज इंपॉर्टेंट, एब्सेंट वाला भी डिस्कस करते हैं। एब्सेंट, एब्सेंट के ऊपर स्टार लगाया है। कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। तो क्या कंडीशंस हैं एब्सेंट के साथ, कब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और कब नहीं करते हैं। जितना भी मैंने ऊपर लिखा है दैट इज क्रिटिकल एंड सेंट्रल टू योर एग्जामिनेशन, दैट इज एट द हार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। जो ऊपर लिखा है दैट इज क्रिटिकल, वर्ब वाले कॉन्टेक्स्ट में। अब एब्सेंट डिस्कस करते हैं। देखिए, एब्सेंट एक वर्ब भी है और एब्सेंट एक एडजेक्टिव है। एब्सेंट मींस होता है व्हेन यू एब्सेंट योरसेल्फ, अपने आप को जब कहीं से आप अनुपस्थित कर लेते हैं, कहीं से आप एब्सेंट हो जाते हो। अ, विजय सर इज प्राउडी इन हिज एबिलिटी, नहीं, दैट इज रॉन्ग। ही इज प्राउडी कोई वर्ड होता ही नहीं है। सौरभ शर्मा सर फिर से बता दीजिए एक बार। अच्छा ठीक है सौरभ, अभी अभी फिर से करूंगा एक्सप्लेन, डू नॉट वरी। Modern Indian economy prides us. That is fine. Prides us. Cycle. That is fine. क्योंकि प्राइड के बाद आपने अस बोल दिया। प्राइड्स ऑन अस होना चाहिए। नहीं, नहीं, प्राउडी कोई फॉर्म नहीं होती है। सुप्रकाश रे, प्राउडी कोई फॉर्म नहीं होती है। एक बार स्टेटमेंट देखो, सौरभ शर्मा ने पूछा है सर फिर से बता दीजिए। अभी अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सौरभ, डू नॉट वरी। एक बार एब्सेंट वाला देखो। एब्सेंट एक वर्ब भी है। जब वर्ब होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। एब्सेंट मीन्स होता है अपने आप को अनुपस्थित कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मेरे को साइकत ने कहा कि सर पिछली क्लास मैंने मिस कर दी, पिछली क्लास में मैं एब्सेंट हो गया। आप देखो, एब्सेंट एक वर्ब का भी काम कर सकता है, अपने आप को अनुपस्थित कर देना। अगर मैंने स्टेटमेंट लिखा साइकत एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, लेट्स से यस्टरडे, मान लीजिए कल इन्होंने क्लास एब्सेंट कर दी। अब यहां पे देखो, साइकत इज अ सब्जेक्ट हियर, एब्सेंट एक वर्ब है, अपने आप को अनुपस्थित कर दिया। फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट गलत होगा, आप सही लिखोगे साइकत एब्सेंटेड हिमसेल्फ। साइकत के हिसाब से क्या आएगा, हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, क्योंकि एब्सेंट यहां पे वर्ब का काम कर रहा है। ये डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। लेकिन अगर एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, अब देखो एडजेक्टिव कैसे होगा, तब मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये डिपेंड करेगा सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पे कि आप ऐसे यूज कैसे करते हैं। सेम स्टेटमेंट देखो ऐसे लिखा, साइकत वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। ये डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। यहां पे देखो, साइकत आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज यहां मेन वर्ब है जो किसकी फॉर्म है, बी की, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एब्सेंट जो है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तब मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अप्लाई नहीं करूंगा, और ये बिल्कुल सही है। ये द ओनली थिंग मैटर्स इज आप उसको एज अ वर्ब यूज कर रहे हो या एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हो। एब्सेंट वाला क्वेश्चन भी पूछा है।
मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो। एब्सेंट मीन्स अगर वो एक वर्ब है, उसका मतलब होता है अपने आप को अनुपस्थित करना। अगर एब्सेंट एक वर्ब है, साइकत ने अपने आप को एब्सेंट कर लिया, वर्ब की तरह यूज किया, तो बोलोग अगर आपने कहा, मान लीजिए मैं एब्सेंट हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, या आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, विच वन इज करेक्ट? आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। द रीजन बीइंग, वहां पे जो एब्सेंट यूज हुआ है, इट हैज बीन यूज एज अ वर्ब, उसको एक वर्ब की तरह यूज किया गया है। लेकिन उसी को मैं चाहूं तो ऐसे भी बोल सकता हूं, आई वॉज एबसेंट फ्रॉम द मीटिंग। आई वॉज एबसेंट बोल दिया तो एबसेंट वहां एडजेक्टिव है, वो बिल्कुल सही है। डिपेंड करेगा आप कैसे यूज करते हो। अगर मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। मैंने बोला एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सब ऊपर वाले आते हैं, ये वाला नहीं आएगा। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर कोई बोलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज कोई एबसेंट है, लेट्स से कैन एबसेंट बी अ नाउन? नो, एबसेंट कांट बी अ नाउन। एब्सेंटीज बोलोगे, क्या बोलोगे? नाउन बनाओगे तो क्या बोलोगे? एब्सेंटी। एब्सेंटी, खूब सारे लोग हैं तो एब्सेंटीज। या आप चाहें तो एब्सेंस भी बोल सकते हैं, ये नाउन है। एब्सेंस नाउन हो गया, एब्सेंटी वो हो गया जो लोग एब्सेंट है। एब्सेंस किसी चीज की अनुपस्थिति। अब सुनो, अब देखिए सौरभ शर्मा, इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था कि अगर प्राइड एक वर्ब का काम करेगा, जब प्राइड वर्ब का काम करेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अप्लाई करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एन इंडियन, विच इज फाइन। आई प्राइड माई सेल्फ वो एक वर्ब है, लेकिन जब मैं नाउन बना दूंगा आई टेक प्राइड, आई हो गया सब्जेक्ट, टेक हो गई वर्ब, अब प्राइड नाउन का काम कर रहा है, अब मैं यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अप्लाई नहीं करूंगा। आई टेक प्राइड इन बीइंग एन इंडियन। सर हाइड भी सेम कॉन्सेप्ट पर वर्क करेगा? नहीं मानशो, उस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करेगा, सॉरी। हाइड वाला बताता हूं, परेशान मत हो। अगर मैंने स्टेटमेंट बोला द मैनेजर एब्सेंट, द मैनेजर, मान लीजिए मैनेजर मीटिंग से एब्सेंट है, डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। अगर मैंने कहा द मैनेजर एब्सेंट्स फ्रॉम द मीटिंग्स, द मैनेजर एब्सेंट्स फ्रॉम द मीटिंग्स, हिंदी मीनिंग हुई कि मैनेजर अपने आप को मीटिंग से एब्सेंट कर लेता है। एब्सेंट्स वहां पे वर्ब है तो मैं उसको सही करके लिखूंगा द मैनेजर एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग्स। अगर मैंने ये कहा नॉर्मल तरीके से एज एन एडजेक्टिव कि द मैनेजर इज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। द मैनेजर इज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग्स, मैनेजर सब्जेक्ट इज मेन वर्ब, एब्सेंट वहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अप्लाई नहीं करेंगे। डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। Alright guys, we take a breather for 5 to 6 minutes, we come back and hopefully it is clear to every one of you. अभी कुछ verbs और पढ़े हैं, we'll discuss that. सर जी बहुत दुखी हैं, आपकी क्लास नहीं देख पा रहे। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, देख लोगे, क्लास मिल जाएगी, परेशान मत हो। चलो एक ब्रेक लो सब। आप लोग परेशान लग रहे हैं मुझे, काफी दिक्कतों में भी लग रहे हैं मुझे कई लोग। इसमें एडजेक्टिव वाला रिपीट कर दो। अच्छा मोहित ये देखो, अच्छा मोहित देखो, ऐसे नॉर्मल स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा पढ़ता है गुल्लू, गुल्लू क्लास से एब्सेंट है, तो ऐसे स्टेटमेंट आप लोग बोलते हो। टीचर ने पूछा गुल्लू कहाँ है, तो आपने कहा सर गुल्लू एब्सेंट है, तो क्या बोलोगे? गुल्लू इज एब्सेंट फ्रॉम दी क्लास। गुल्लू इज एब्सेंट फ्रॉम दी क्लास। गुल्लू इज एब्सेंट, एब्सेंट एक एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही कि गुल्लू अपने आप को क्लासेस से एब्सेंट कर लेता है, अगर आपने ऐसे बोलना है तो। अब देखो, अगर वर्ब यूज कर दिया आपने, गुल्लू एब्सेंट्स फ्रॉम द क्लास, अब ये गलत है, गुल्लू एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास होगा। दे एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द क्लास, एब्सोल्युटली फाइन। जैसे करण कुमार ने एक स्टेटमेंट लिखा है, दे एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द क्लास, बिल्कुल सही। करण कुमार, अगर आप चाहते तो इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, दे वर
एब्सेंट। जैसे ही आपने बोला दे वर एब्सेंट, वर मेन वर्ब हो गई, एब्सेंट एक एडजेक्टिव हो गया। अब यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आई वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आई एबसेंटेड फ्रॉम द क्लास, अब यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अप्लाई करूंगा और लिखूंगा आई एबसेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास। सर जी 1 घंटे से परेशान, हॉन्टेड वीडियो 2 सेकंड पार्ट रुक रख के चल रही है। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल। गोलू इज एबसेंट फ्रॉम द क्लास, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गोलू इज एबसेंट फ्रॉम द क्लास। चलिए एक ब्रेक लीजिए, आप लोग काफी चिंतित लग रहे हैं, चाय और कॉफी पीजिए। और भाई ये स्क्रीन पे देखते देखते ना भूत बन जाएंगे। हाँ? अरे अच्छा।
हिमांशु जी पूछ रहे हैं सर एडजेक्टिव को फाइंड कैसे करें। देखिए एडजेक्टिव अगर मैंने बोला ही इज प्रेजेंट, ही इज एब्सेंट, वहां पे वो उसकी स्टेट को बता रहा है। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम गुल्लूज वेडिंग सेरेमनी, दैट इज फाइन। नीलेश कुमार, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम गुल्लूज वेडिंग सेरेमनी, बिल्कुल सही है। अरे नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वकार कह रहे हैं कि सर मैं क्या ज्यादा परेशान करता हूं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक वर्ड देखो उसमें रिजाइन है। रिजाइन की दो मीनिंग होती है। Selected individual prides himself on discussing the strategy for CGL. Fine, Imanshu, that is fine. My friend selected in CGL prides himself, right? Prides himself. देखिए जो वर्ड रिजाइन लिखा है, रिजाइन की दो मीनिंग होती है। एक रिजाइन का मतलब होता है जब आप सरेंडर करने के सेंस में, व्हेन यू give in to somebody's demand, when you submit yourself to authority, when you yield to someone, जब किसी के सामने आप सरेंडर कर जाते हैं तब रिजाइन के लिए, रिजाइन के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। बॉस है, बॉस के सामने वो सरेंडर कर गया तो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा ही रिजाइंड टू द डिमांड्स ऑफ हिज बॉस। ही रिजाइंड टू द डिमांड्स ऑफ हिज बॉस। ये बंदा, देखो रिजाइन की दो मीनिंग है। एक तो त्याग पत्र देने के सेंस में भी होता है, कंपनी से आपने त्याग कर छोड़ दिया, आपने आपने कंपनी भी छोड़ दी, आपने किसी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। मान लीजिए केजरीवाल ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, तो केजरीवाल रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अप्लाई नहीं करोगे। आप कंपनी में जॉब कर रहे थे, प्राइवेट जॉब करते थे, आपने कंपनी से रिजाइन कर दिया, आई रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी, वहां पे मैं कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन रिजाइन की एक और मीनिंग होती है जब आप किसी के सामने सरेंडर कर जाते हैं, किसी के सामने अनविलिंगली कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब सरेंडर करने के सेंस में, तब रिजाइन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ऊपर वाले में देखो सरेंडर का सेंस है व्हेन यू यील्ड टू समवन, जब किसी के सामने आप झुक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तब आप हाँ, रिजाइन दोनों केस में वर्ब है, रिजाइन दोनों केस में वर्ब है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। रिजाइन वाला कम पूछता है, ठीक, रिजाइन वाला कम आता है, लेकिन सरेंडर करने का सेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बहुएं होती हैं और जो सासू माताएं होती हैं, जो डॉटर्स इन लॉ होती हैं, वो अपने मदर्स इन लॉ के सामने
सरेंडर कर जाती है, ये नहीं कि त्याग पत्र दे देती हैं, कंपनी छोड़ रही है, सरेंडर करने के सेंस में वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आएगा। और ध्यान रखना प्रेपोजिशन क्या आ रहा है, टू आ रहा है। अगर मेरे को स्टेटमेंट बोलना है कि डॉटर्स इन लॉ रिजाइन देमसेल्व्स टू डियर मदर्स इन लॉ, वो सरेंडर करने के सेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आएगा और प्रेपोजिशन टू आएगा। क्लियर है कि नहीं? और रिजाइन दोनों केस में वर्ब है। ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ वर्ब्स थी जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब ये नहीं कि कोई भी वर्ब दिखी, हाँ आप बोल सकते हैं रिसेंटली आई रिजाइंड फ्रॉम माई जॉब, दैट इज फाइन, बिल्कुल सही। देखिए अब देर आर सर्टेन वर्ब्स जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देर आर सर्टेन वर्ब्स विच डू नॉट टेक एनी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन एग्जाम्स वगैरह में दे देता है। तो कौन कौन सी वर्ब्स हैं? जैसे देखो, हाइड, बेद, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट, कीप, इन वर्ब्स के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करोगे। किसी ने पूछा था हाइड, जैसे फॉर एग्जांपल, ही hid himself in the corner। keep yourself away from bad, from toxic people। ये कुछ वो वर्ब्स हैं जो एग्जाम्स में पूछा हुआ है। बिल्कुल, गेट और ग्रो भी, गेट और ग्रो भी, बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी। देखो, जो बेद है, इसको बेद बोलते हैं, ये एक वर्ब है, इसका मतलब नहाना होता है। जो BATH है ये एक नाउन है, इसका मतलब बेद, नहाना, वो एक वर्ब है। और BATH नाउन है। नहीं दिख रहा है।
ये देखो, जो BATHE है, ये एक वर्ब होता है, नहाना। और जो BATH है, ये एक नाउन है। दिखाई नहीं दे रहा है। टेल द कॉन्सेप्ट व्हाई इट इज सो, इजिली लर्न हो जाएगा। हम्म। अच्छा, ठीक, देखिए, जैसे मोहित जी पूछ रहे हैं कि सर टेल द कॉन्सेप्ट व्हाई इज इट सो। देखिए, अगर कोई बेद कर रहा है, अगर मैंने कहा ही इज बेदिंग हिमसेल्फ इन द रिवर, अब बेदिंग एक ऐसी क्वालिटी है जिसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपको नहीं लगाने हैं। ठीक। अगर अब जैसे मोहित ने पूछा कि सर कोई कॉन्सेप्ट बताइए, देर इज नो सच कॉन्सेप्ट मोहित, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। अभी देखो मैं बताऊंगा। हाइड वाला देखो, हाइड मीन्स होता है छिपाना। ठीक। मोहित का ये क्वेश्चन था कि सर प्लीज टेल द कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए मोहित जी, मेरे को कुछ रुपए मिले, कुछ ज्वेलरी मिली और मैंने उसको चुरा दिया, तो मैं बोलूंगा ही हिड द मनी, विच इज फाइन, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। लेकिन अगर उसने खुद अपने आप को छुपा दिया, तो यहां अपने आप को छुपाने में एफर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं। जब एफर्ट्स नहीं लगते हैं, तो वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करके दे देता है। जितने भी वर्ब लिखे हैं, ही मूव्ड द कार, ही मूव्ड द हाउस, ही टर्न्ड द कार, सबके साथ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि आपको ऐसा लगेगा, जैसे स्टॉप है, ही स्टॉप द कार, आई स्टॉप द बाइक, आई स्टॉप द फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट्स, सब सही है। लेकिन कभी कभी अब स्टॉप को बोलोगे अपने आप को रोकना, स्टॉप अपने आप में ही इतना स्ट्रांग होता है कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। ही स्टॉप्ड, द कार स्टॉप्ड, द कार टर्न्ड, कुछ भी यहां कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं लगे। जो एक्शन खुद ही करेगा नॉर्मली उनमें रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा। यू कैन से दैट जो एक्शन खुद ही करेगा, बट देर इन ये सब इजी एक्टिविटीज होती हैं, ये सब इजी एक्टिविटीज होती हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, इसलिए वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सो मोहित जी, इसमें होप दैट हेल्प्स, बट देर इन इसमें देर इज नॉट मच ऑफ कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे हिंदी में तो हम लोग बोल देते हैं उसने अपने आप को कोने में छिपा लिया, उसने अपने आप को पर्दे के पीछे छिपा लिया, बट देर इन यू डोंट हैव टू से अपने आप को पर्दे के पीछे छुपा लिया, वो पर्दे के पीछे छुप गया। इट्स अ वेरी वेरी इजी एक्टिविटी दैट कैन बी परफॉर्म वेरी इजिली। तो यू सिंपली से ही हिड बिहाइंड द कर्टन्स, ही हिड इन द कॉर्नर, ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ बोलोगे तो गलत है, ही स्टॉप्ड, फुल स्टॉप, दैट इज फाइन। राइट मोहित? तो यहां पे देखिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फर्स्ट वन है ही हिड हिमसेल्फ इन द कॉर्नर। भाई छुपाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, सिंपली यहां पे हिमसेल्फ हटा दीजिए और हो जाएगा ही हिड इन द कॉर्नर। कीप, हम लोग किसी को बोलते हैं कि शांत रहिए, काम रहिए, तो व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से? कीप योरसेल्फ काम या कीप काम? व्हाट डू यू से? कीप योरसेल्फ काम या कीप काम? हम सिंपली बोलते हैं कीप साइलेंट, कीप काम, आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपली बोलोगे कीप साइलेंट, कीप काम, कीप पेशेंस, वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? नाउ वेरी गुड, कीप काम, वही सेम चीज, द कार टर्न्ड, टर्न के बाद इटसेल्फ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, टर्न टू दी लेफ्ट। पीटर क्वालिफाइड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ की कोई जरूरत नहीं है। राइट? रोहित भारद्वाज, रिवियर का मीनिंग, रोहित स्पेलिंग गलत है, वो द स्पेलिंग इज रॉन्ग, ये होना चाहिए।
रेवरी होता है डे ड्रीमिंग, जब दिन में ख्याली पुकाव बनाते हैं, डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। मतलब सर इजीली जो काम होगा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। सी ये डिपेंड करता है। आई गिव यू अ हिंट बट डोंट बाई इट। मिस्टर ए, डू नॉट बाई इट। आप इसको खरीदिए नहीं। मैं आपको एक हिंट देता हूं, सुनिए। मान लीजिए एक बच्चा है और उस बच्चे के लिए अपने आप को ड्रेस करना बहुत कठिन है। ठीक। अगर उसके लिए, अगर अपने आप को उसको नहाना हो, अपने आप उसको ड्रेस करना हो, तो उसके लिए कठिन है। तो मैं बोलूंगा ही ड्रेस्ड, लेकिन हम लोग बोल देते हैं ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। अगर मैंने बोला ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, इसका मतलब वो काम उसके लिए कठिन था लेकिन फिर भी उसने परफॉर्म कर दिया। तब मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अप्लाई किया उसको, ऐतराज उसको और क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि उसने काम वो आसानी से कर दिया। तो उस बच्चे के लिए मैं बोलूंगा ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। अदरवाइज जैसे फॉर एग्जांपल ही शेव्ड हिमसेल्फ, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, दैट इज फाइन। इजीली जो काम होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा। मिस्टर ए, टू सम एक्सटेंट यस, टू सम एक्सटेंट यस। एक वन वाला कॉन्सेप्ट रह गया था। लक्ष्मी अधिकारी को ब्रेक चाहिए। लक्ष्मी अधिकारी नीड्स अ ब्रेक। Nilesh Kumar, would you like to help yourself to a drink? Absolutely fine. Would you like to help yourself to a drink? अच्छा देखिए, ये जो वन होता है, वन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लिसन, अगर मैंने कहा वन मैन, वन पर्सन, अगर मैं समवन, समबडी, देखिए सब कुछ अलग है। इस वन का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कहा वन शुड वर्क हार्ड, इस वन शुड वर्क हार्ड का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहना हो दीपक शुड वर्क हार्ड, मोहन शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, आई शुड वर्क हार्ड, केजरीवाल शुड वर्क हार्ड, मोदी शुड वर्क हार्ड, ट्रम्प शुड वर्क हार्ड। तो सबका नाम लेने से अच्छा है मैं सिंपली बोल दूं वन शुड वर्क हार्ड। एक बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट होता है दैट कंप्राइजेज एवरीवन अक्रॉस द स्टेट, ऑल रैंक एंड फाइल, इट कंप्राइजेज एवरीवन। जैसे ही आपने बोल दिया वन शुड वर्क हार्ड, इसमें सब लोग आ गए। अब ध्यान रखिएगा, मैंने वन पर्सन नहीं बोला, वन मैन नहीं बोला, मैंने समवन नहीं बोला, ईच वन नहीं बोला, एवरीवन नहीं बोला, वन ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं बोला, वन ऑफ द मिनिस्टर्स नहीं बोला, मैंने सिंपली बोला वन। जैसे ही मैं वन बोलूंगा तो पूरे, ये एक जनरलाइज सब्जेक्ट होता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये सबकी बात करता है, इसमें सब लोग आते हैं। ये वन मैन से, वन पर्सन से, ये सबसे बिल्कुल अलग है। जैसे ही मैंने बोल दिया वन एज अ प्योर सब्जेक्ट, तो लिखा है आगे इट कैरीज यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द स्टेटमेंट। पूरे सेंटेंस में एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, यूनिफॉर्मिटी रहती है। तो देखिए, वन शुड डू हिज टास्क हिमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, वन आपका प्योर सब्जेक्ट हो गया,
यहां मैंने वन मैन वन पर्सन क्वेश्चन केवल वन लिखा है, वन शुड डू। अब देखिए हिज टास्क है, जब पूरे सेंटेंस में यूनिफॉर्मिटी रहती है तो यहां पे होना चाहिए वन टास्क, और यहां पे हिमसेल्फ की जगह आपका क्या आ जाएगा, वन सेल्फ। पूरे सेंटेंस में इसी को कहते हैं यूनिफॉर्मिटी रहना। केवल और केवल इसी का यूज होगा, वन टास्क वन सेल्फ। One should respect the religions of others as much as one's own. As much as one's own. वन के साथ वंस होगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। ये देखिए समवन एवरीवन इन सबसे बिल्कुल अलग है। समवन एवरीवन इन सबसे बिल्कुल अलग है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे केवल वन आया तो पूरे सेंटेंस में यूनिफॉर्मिटी रहेगी। अब इनके क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। देखो वन मैन, देखिए अगर मैंने वन मैन लिख दिया, मैंने केवल अगर वन लिखा तो मैंने कहा पूरे सेंटेंस में कंसिस्टेंसी रहेगी, राइट, ध्यान रखिएगा। प्लीज पे अटेंशन, नो टाइपोज, इट्स मी नीलेश, इट्स मी टाइपिंग, डू नॉट वरी, इट्स मी, इट इज आई हु एम टाइपिंग, सो डू नॉट वरी, इट इज आई हु एम टाइपिंग नाउ। अगर वन मैन लिखा तो हिज टास्क हिमसेल्फ बिल्कुल सही है, वन वुमन लिखा हर टास्क हर सेल्फ बिल्कुल सही है, एवरी वन लिख दिया तो भी हिज टास्क हिमसेल्फ आएगा, ईच वन लिख दिया हिज टास्क हिमसेल्फ, वन ऑफ द मिनिस्टर्स शुड डू हिज टास्क हिमसेल्फ। लेकिन अगर केवल वन है पूरे सेंटेंस में कंसिस्टेंसी रहेगी, केवल और केवल आप ध्यान रखना पूरे सेंटेंस में कंसिस्टेंसी रहेगी, या तो वन जाएगा या तो वन सेल्फ आएगा। अब एक दो क्वेश्चन लिखिए। अभी किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन।
विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग? कुमार कुश, मैंने सेशन 2 के वीडियो के लिए बोल दिया है, परेशान मत होइए। वेरी गुड। देखिए वहां पे वन, मैंने वन पर्सन नहीं, वन मैन नहीं, वन वुमन नहीं, केवल क्या लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, केवल मैंने वन लिखा है। पूरे सेंटेंस में कंसिस्टेंसी रहेगी। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज, दूसरे के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं जितना कि वो खुद का। अब बताइए हिज ओन की वंस ओन, यहां पे क्या आना चाहिए, वंस ओन। पोजेशन की बात है, वंस ओन। व्हेन टाइम्स आर टफ, जब टाइम्स बुरे हो, वन, यहां पे देखो केवल क्या है, वन शुड हेल्प दियर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, नहीं, यहां पे क्या आना चाहिए, वंस फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। क्योंकि वन है तो पूरे सेंटेंस में कंसिस्टेंसी रहेगी, वहां पे वंस होना चाहिए। स्क्रीन ब्लैंक हो गया पूनम। सर क्या एवरीवन शुड डू हर टास्क हर सेल्फ लिखना गलत है? बिल्कुल। देखिए जब तक जेंडर डिफाइंड नहीं होता, अगर आपने लिख दिया एवरीवन शुड डू, एवरीवन में जब तक जेंडर डिफाइंड नहीं होता है, अगर आपने लिख दिया हर टास्क हर सेल्फ, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आप लिखेंगे जब तक जेंडर मेंशन ना करे तब तक हिज और हिमसेल्फ का ही इस्तेमाल होगा। एवरीवन शुड डू हिज टास्क हिमसेल्फ। एवरीवन आ गया तो मैंने, जब तक मैं जेंडर मेंशन ना करूं तब तक मैं हिज टास्क और हिमसेल्फ का इस्तेमाल करूंगा। अगर स्टेटमेंट में आ गया कि एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, तब आप लिख सकती है हर टास्क हर सेल्फ। हैड मेक गेट का भी कोई कॉन्सेप्ट है? इफ यस प्लीज एक्सप्लेन। यस, कॉजेटिव वर्ब्स में है हिमांशु। हैड मेक और गेट का कॉजेटिव वर्ब्स में है। हाउ इज शिवम गोइंग विथ हिज वर्क? फाइन, फाइन। अच्छा, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? वन, वंस और वंस। सी द डिफरेंस। ये दिखाता है पोजेशन को। अब थोड़ी देर पहले हम बोलते हैं वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड रिस्पेक्ट वंस टीचर्स। देखो सब पोजीशन दिखा रहा है, अपॉस्ट्रोफी ऐसा आएगा। लेकिन ये दोनों सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन का भी काम करते हैं। ये देखो एक सिंगुलर प्रोनाउन है और ये एक प्लूरल प्रोनाउन है। नाउ दिस इज अ प्लूरल प्रोनाउन, इसका यूसेज बताऊंगा। ये पोजेशन के लिए, अगर अपॉस्ट्रोफियस लग गया तो ये केवल और केवल पोजेशन बता रहा है, बहुत ध्यान से देखना। इट इज ओनली टॉक्स अबाउट पोजेशन। वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपना काम, पोजेशन दिखाओगे अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। वन शुड रिस्पेक्ट वंस टीचर्स, पोजेशन दिखाओगे अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। वन शुड डू वंस टास्क, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन अगर केवल वन है और वंस है, ये देखो एक प्रोनाउन का भी काम कर सकता है। ये सिंगुलर प्रोनाउन है और ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। इसका यूसेज देखते हैं वन और वंस का। जैसे सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर नाउन की रेपिटेशन को रोकेगा। जैसे मैंने लिखा दिस इज अ न्यू चेयर बट दैट इज एन ओल्ड चेयर। देखो दिस इज अ न्यू चेयर बट दैट इज एन ओल्ड चेयर। मैं चाहता हूं कि उस चेयर नाउन की रेपिटेशन को रोकूं और एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करूं।
चेयर, यहां भी चेयर सिंगुलर है, एन ओल्ड चेयर। तो यहां पे इसको बेहतर तरीके से देखो मैं कैसे लिखूंगा, एन ओल्ड वन। ये देखना इस चेयर की रेपिटेशन को रोक रहा है, एन ओल्ड चेयर। ये बेहतर तरीके से मैं क्या लिखूंगा, फिर से लिखूं, दिस इज अ न्यू चेयर बट दैट इज एन ओल्ड चेयर। चेयर और चेयर नाउन का रेपिटेशन हो रहा है, मैं चाहूं रोकू, एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा, लिखूंगा एन ओल्ड वन। ये वन का मतलब किसके लिए यूज हुआ है, चेयर के लिए, और ये देखो क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन। दिस इज अ न्यू हाउस बट इट इज एन ओल्ड वन। वंस कहां होता है, अगर मैंने लिखा दीज आर न्यू चेयर्स बट दोज आर ओल्ड चेयर्स। अब बताओ इसको मैं बेहतर तरीके से कैसे लिखूं। मैं चाहता हूं चेयर्स और चेयर्स के रेपिटेशन को रोका जाए, तो इसको मैं बेहतर तरीके से लिखूंगा ओल्ड वंस। ये वंस किसके लिए यूज हुआ है, चेयर्स के लिए। और ध्यान रखना ये एक प्लूरल प्रोनाउन है जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। वो एक प्लूरल प्रोनाउन है जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हिमांशु, हैड, मेक और गेट वाला कॉन्सेप्ट वो कॉजेटिव वर्ब्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वन सिंगुलर प्रोनाउन और वंस प्लूरल प्रोनाउन, जो कि प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को रोक रहा है। मैंने बोला मान लीजिए दिस इज अ न्यू कंप्यूटर बट दैट इज एन ओल्ड कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर बोलने की बजाय मैं बोलूंगा दिस इज अ न्यू कंप्यूटर बट दैट इज एन ओल्ड वन। खूब सारे कंप्यूटर्स हैं तो मैं बोलूंगा दीज आर न्यू कंप्यूटर्स बट दोज आर ओल्ड कंप्यूटर्स। उससे बेहतर तरीका है मैं बोलूंगा बट दोज आर ओल्ड वंस। ये जो वंस है ध्यान रखना इस प्लूरल नाउन की रेपिटेशन को रोक रहा है, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग यहां पे नहीं होगा। अगर वन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा तो ये बात कर रहा है पोजेशन की। किसकी बात कर रहा है, पोजेशन। अब इस पे देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं वन और वंस वाले पे। अगर पोजेशन है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, अगर पोजेशन नहीं है तो अपॉस्ट्रोफी एस। अगर प्लूरल नाउन की रेपिटेशन को रोक रहे हो तो क्या आएगा, अगर प्लूरल नाउन की रेपिटेशन को रोकोगे तो ओ एन ई एस होगा। अगर पोजेशन की बात है तो अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम करेंगे। बताओ पहले में, लुक एट द फर्स्ट वन। प्लूरल नाउन की देखो, इट्स अ प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को रोक रहे हो। आई मेट टू लेजी वर्कर्स, फाइन,
एंड 3 हार्ड वर्किंग वर्कर्स। मैं इस नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए अब एक प्लेरल 3 हार्ड वर्किंग वर्कर्स। जब प्लेरल नाउन होगा क्या अपोस्ट्रोफी एस यूज होगा? नहीं, ये एक प्लेरल प्रोनाउन वहां पे होगा ONES, क्योंकि वहां पोजेशन की बात ही नहीं हो रही। जब पोजेशन की बात होगी तब वन के साथ मैं अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा। देखिए नंबर 2 में वन शुड लिसन टू वंस, वन शुड लिसन टू वंस फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हर किसी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को सुनना चाहिए, वन इज फाइन। लेकिन मैंने यहां जो लिखा है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, यहां मैं किसी प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को नहीं रोक रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट पोजेशन, कि हर किसी को अपने, जब भी पॉजेसिव केस आ गया, पॉजेसिव केस आ गया, पोजेशन की बात हो रही है, द मोमेंट यू टॉक अबाउट पोजेशन, यहां पे अपोस्ट्रोफी एस आएगा, तो ONES, one's friends and relatives. The same applies to number 3. In life, one should stick to one's opinion, कम वॉट में। जीवन में हर किसी को अपनी राय पर अड़े रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट हियर? वन है, ठीक है, वंस आएगा, क्योंकि वन होता है प्योर सब्जेक्ट, तो वंस आएगा। लेकिन हर किसी को अपने ओपिनियन पर, यूर टॉकिंग अबाउट पॉजेसिव केस, पोजेशन की बात हो रही है, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस किसी प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को नहीं रोक रहा। नाउ द रोलर कॉस्टर, द फाइनल कॉल। जो इसको सॉल्व कर दिया उसको जन्नत नसीब है, जो इसको सॉल्व करेगा उसको जन्नत नसीब है। ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख, एंड के बाद नहीं दिख रहा है। What is the mistake here? Nobody is responding. सबकी हालत खराब है। गलत, करण कुमार ना। देखो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा क्योंकि बात हो रही है पोजेशन की, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। मैं किसी प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को नहीं रोक रहा हूं। लिखा है वन शुड लर्न फ्रॉम, हर किसी को सीखना चाहिए, फ्रॉम बोथ, अपने फ्रेंड्स और एनिमीज से। बात पोजेशन की है, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। वंस, करण कुमार, अपोस्ट्रोफी एस वंस फ्रेंड्स में कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। ना नीलेश कुमार, यू आर क्लोज बट हल्का फुल्का इधर हो गया ना। बोथ फ्रॉम आएगा ना, आई एम सॉरी ना, बोथ फ्रॉम भी गलत है विचुनी पांडे।
ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है, आर्टिकल से रिलेटेड है, पॉजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड है, बोथ फ्रेंड आएगा। नो आई एम सॉरी, वंस ना रेखा, इवन दैट इज रॉन्ग। रेखा देखो ONES तो होगा ही नहीं, रेखा ने लिखा है ONES अपोस्ट्रॉफी, ONES तो होगा ही नहीं रेखा, क्योंकि वन एज अ सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी गलत है। बोथ नहीं आएगा। मोहित आप क्लोज हो, लेकिन इस सेंटेंस को सही करना है। यू आर क्लोज मोहित, यू आर क्लोज, बदरीन आप बोथ को हटा नहीं सकते। करण कुमार आई एम सॉरी, फ्रेंड्स एंड एनिमीज बोथ, आई एम सॉरी कुमार कुश, इनकरेक्ट। देखो कॉन्सेप्ट, क्या आएगा बताओ? इज आर कमिंग। देखो माई फ्रेंड एंड माई बॉस, एंड से कनेक्टेड है। माई फ्रेंड पॉजेसिव केस एक बार यूज हुआ, माई बॉस पॉजेसिव केस दो बार यूज हुआ। माई फ्रेंड एंड माई बॉस दो लोग हो गए, तो यहां पे आएगा आर, दो लोग हो गए। अगर यही चीज मैंने लिखा माई फ्रेंड एंड बॉस, देखो एंड धोखा होता है, एंड कई बार धोखा देता है। माई फ्रेंड एंड बॉस पॉजेसिव का यूज एक ही बार हुआ है, डिस्पाइट बीइंग कनेक्टेड बाय एंड से कनेक्ट होने के बावजूद भी वो एक ही इंसान है, एक ही बंदा है, जो मेरा फ्रेंड भी है, जो मेरा बॉस भी है। अगर पॉजेसिव का केस का यूज मैंने एक बार किया तो इंसान एक है, यहां पे आएगा इज। अगर मैंने कहा माई फ्रेंड एंड माई बॉस, पॉजेसिव का यूज दो बार किया तो इंसान दो है, एक मेरा दोस्त है, एक बंदा मेरा बॉस है, दो लोग हो गए तो आर कमिंग। लेकिन एक ही बंदा मेरा फ्रेंड भी है और वही बंदा मेरा बॉस भी है, तो मैं पॉजेसिव का यूज दो बार नहीं करूंगा, एक ही बार करूंगा और लिखूंगा माई फ्रेंड एंड बॉस। मान लीजिए एक ही बंदा मेरा फ्रेंड भी है, बॉस भी है, मेंटोर भी है, गाइड भी है, सब है, तब डिस्पाइट बीइंग कनेक्टेड बाय एंड मैं एक ही बार पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करूंगा, तो यहां पे आएगा इज। अरे गाइस वेटिंग, आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं? हाँ? अच्छा गाइस, आई हैव टू कट इट शॉर्ट, इसको नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेगा। बस मैं आपको आंसर बता देता हूं, बिकॉज पीपल आर वेटिंग फॉर मी। देखो आंसर बता दूं, ये करेक्ट आंसर है, वंस एनिमीज। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में ऐसा क्यों है, नेक्स्ट क्लास में। यस, वंस फ्रेंड्स एंड वंस एनिमीज। चले गाइस, थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, एंजॉय योरसेल्व्स एंड हैप्पी वीकेंड। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी।